नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर इंडिया के पहले ऑल इन वन बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों 2020 जो है भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग जगत के लिए जो है काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। कोरोना के साथ साथ निपटने के अलावा भी बैंकों ने जो है खुद के लिए जो है काफ़ी स्ट्रगल किया और बैंकिंग सिस्टम में इतने सारे बदलाव हुए। और चूंकि कोरोना का संक्रमण भी उसी समय फैला और चूंकि एक आवश्यक सामग्री में आता था, जिस वजह से जो है कोरोना काल में भी जब पूरा दुनिया बंद हो गया, ट्रेनें बंद हो गई, हवाई जहाज रुक गए, लेकिन फिर भी बैंक कभी एक दिन भी बंद नहीं हुआ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2020 के बाद भी जब हम 2021 में आ गए हैं तो 2021 में भी क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए। जो बैंकों में स्टाफ हैं, जो बैंकों में काम करते हैं, उनके अलावा जो आम नागरिक हैं, हमारे आपके जैसे, जो किसी न किसी बैंक के जो है खाता धारक हैं, किसी न किसी बैंक के जो है अकाउंट होल्डर हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले साल 2020 में देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने, उन्होंने बहुत सारे बैंकों का विलय कर दिया, मतलब आपस में मर्ज कर दिया और बहुत सारे छोटे छोटे बैंकों को मिलाकर एक बैंक में कर दिया, जिस वजह से जो ग्राहक थे, जो उन बैंकों के ग्राहक थे, वो भी अच्छे खासे परेशान हैं। उनके माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, बहुत तरह के विचार आ रहे हैं उनके मन में कि भाई ये मर्ज होने के बाद जब उनका बैंक, जो छोटा बैंक था, वो किसी बड़े बैंक में चला गया, तो ऐसे उनके लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और साथ ही साथ क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है एक आम ग्राहक को। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैसे लोगों के लिए जिनका किसी न किसी बैंक में ऑफकोर्स खाता तो होगा ही और उनका बैंक जो है किसी बड़े बैंक के साथ मर्ज हो चुका है। दोस्तों लगभग 3 से 4 ऐसे बड़े बड़े जो बैंक हैं जिनको पेरेंट बैंक बनाया गया है, मतलब वो बड़ा बैंक जिसमें छोटे बैंक आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नो डाउट एक बहुत बड़ा बैंक है, उसमें जो है आंध्रा बैंक को और साथ ही साथ यूनाइटेड बैंक को मर्ज किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक जो कि अपने आप में बहुत बड़ा बैंक है, उसके अंदर जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को जो है वो मर्ज किया गया है। साथ ही साथ देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ और जो है हमारा सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक के साथ और जो है हमारा इलाहाबाद बैंक जो कि भारत का सबसे पुराना बैंक है उसको मर्ज कर दिया गया है इंडियन बैंक के साथ। तो जो इन बैंकों के जो बड़े जो खिलाड़ी थे, जैसे कि इंडियन बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, तो इनके जो ग्राहक थे उनको तो कुछ खास प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि उनका बैंक तो जैसे का वैसा ही है, वो तो मर्ज हुआ नहीं है। लेकिन वो सारे लोग जो है अच्छे खासे चिंतित हैं जिनका बैंक माइग्रेट कर गया दूसरे बैंकों में, जब उनका नाम ही चेंज हो गया, जब उनकी पहचान ही बदल गई, तो अब ऐसे में ग्राहक ये सोच रहे हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। उनका जो पासबुक है जिस पे इलाहाबाद लिखा हुआ है वो तो इलाहाबाद रहा ही नहीं, तो अब वो क्या करेंगे। वैसे ग्राहक जो कि देना बैंक के ग्राहक थे, उनके पास देना बैंक का एटीएम है, देना बैंक का पासबुक है, देना बैंक का चेकबुक है और वो बैंक तो अब रहा ही नहीं है, वो तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। और मैं खुद अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरा जो है सिंडिकेट बैंक में अकाउंट है और जो कि मेरा सबसे मेन अकाउंट वही था। अब सिंडिकेट बैंक तो रहा ही नहीं, मेरे पास पासबुक भी उसका है, चेकबुक भी है, यहाँ तक कि मेरा डेबिट कार्ड भी है, लेकिन जो है अब पूरी तरीके से अब जो सिंडिकेट बैंक है वो मर्ज हो चुका है। और इसकी जो समय सीमा रखी गई थी वो 1 अप्रैल 2021 तक रखी गई थी। उससे पहले ही इस पूरे मैटर को शॉर्ट आउट कर लेना है, पूरे मैटर को निपटा लेना है। मतलब ये कि जो भी पुराने बैंक थे जो कि बड़े बैंक में मर्ज हुए हैं, उनको पूरी तरीके से अब ख़त्म करने का जो प्रोसेस है वो 2021 तक का जो 1 अप्रैल है, जहाँ से नया वित्त वर्ष चालू होता है, वहाँ तक उसको पूरा करना है। तो ऐसे में दोस्तों एक आम ग्राहक के तौर पर जो है मेरी भी आपकी तरह मेरी भी कुछ चिंताएँ थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंट नंबर का, कि अकाउंट नंबर का क्या होगा, क्या अकाउंट नंबर बदला जाएगा। तो यहाँ पे गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे और मैंने इसे बहुत ही रिसर्च किया इसके ऊपर। अब मैंने आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे विजिट किया और तमाम ऐसे जर्नल्स थे जहाँ पे ये बैंकों के मर्ज को लेकर जो है वहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह लिखे गए थे। तो वहाँ पे एक चीज़ तो देखने को मिला कि नहीं, आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपका पहचान होता है वो ग्राहक का, तो इसको किसी भी सूरत में नहीं बदला जाएगा और ये परमानेंट होता है। मतलब कि जब किसी भी बैंक में क्यों ना खाता खुलवाया हो, वो कहीं भी चला जाए, अगर आपका अकाउंट है तो वो बदलाव नहीं होगा।
तो पहला क्वेश्चन जो ये है कि क्या आपका अकाउंट नंबर बदलाएगा, तो ये यहाँ पे मैं साफ कर दूं कि आपका जो अकाउंट नंबर है, खाता नंबर है, वो उसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। ये इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। तो सवाल नंबर दूसरे पे आते हैं, क्या मेरा IFSC कोड चेंज हो जाएगा? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा हाँ, अगर आपका बैंक जो है किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज हो गया है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो IFSC कोड है वो बदलाव हो जाएगा। क्योंकि आपने नोटिस भी किया होगा कि जो भी आपका बैंक का नाम होता है वही उसका जो शुरू का 2 या 3 डिजिट जो होते हैं वही आपका IFSC कोड होता है। उदाहरण के तौर पे अगर मेरा सिंडिकेट बैंक में अगर खाता है तो जो मेरा IFSC कोड होगा वो SYN से स्टार्ट होगा। अगर आपका इलाहाबाद बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आपका जो IFSC कोड होता है वो ALLA से स्टार्ट होता है। अब चूंकि वो तो रहा ही नहीं, अब वो तो किसी और के साथ मर्ज हो गया। और चूंकि जो आपका IFSC कोड होता है वो आपके ब्रांच का ज्योग्राफिकल लोकेशन को दर्शाता है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे अपना जो आपका जो ब्रांच का IFSC कोड होगा तो गूगल मैप पे आपका अकाउंट का लोकेशन बता देगा आपके ब्रांच का। तो इसका मतलब ये कि जब वहाँ से आपका अकाउंट जब शिफ्ट हो रहा है दूसरे बैंक में, तो वो जो जिस बैंक में मर्ज हुआ है उसका जो IFSC कोड था वो ऑटोमेटिकली जो है आपके IFSC कोड के साथ मर्ज हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 100 आउट ऑफ 100 केसेस में जो है आपका जो पुराना वाला IFSC कोड रहेगा वो बदलाव होकर अब नया IFSC कोड आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे आते हैं कि अगर मेरे पास पासबुक तो पुराना वाला ही है तो अब मुझे क्या करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका पुराना पासबुक है वो अभी एज इट इज़ ही रहेगा। अब चूंकि पासबुक तो परमानेंट होता नहीं है, उसमें कुछ पन्ने होते हैं, जब तक वो भरे नहीं तब तक सही है, वो भर जाने के बाद वो किसी काम के रहते नहीं है, हमें नया लेना होता है। तो ऐसे में जब आप अगली बार जब आप अपना पूरा खाता अपडेट करवाने जाएंगे और आपके पूरे पन्ने जो हैं वो भर जाएंगे तो आपको जो नया आपको वो कह सकते हैं कि आपको पासबुक मिलेगा वो नए वाले बैंक का मिलेगा। लेकिन जब तक आपके अंदर के पन्ने खाली हैं तब तक वो आपका जो है पुराना वाला ही चलेगा, उसका जो अपना एक ओरिजिनलिटी है वो वैसे ही रहेगा। लेकिन बस जैसे ही वो ख़त्म होगा तो जब आप नया लेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो वो नए वाले बैंक के नाम से मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं गाइस, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ATM को लेकर। अब चूंकि अब इलाहाबाद बैंक तो रहा ही नहीं, सिंडिकेट बैंक रहा ही नहीं, लेकिन मेरे ATM पे तो सिंडिकेट बैंक ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करें? तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बात यह है कि जो ATM होता है वो बैंक जो है बैंक जारी करते ही नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी जो है एक वेंडर कंपनी होती है। जैसे रुपे हो गया, वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया होगा, आपने कार्ड के नीचे देखा भी होगा कि आपका जो बैंक का नाम है वो ऊपर रहता है लेकिन नीचे जो है रुपे लिखा रहता है, वीज़ा लिखा रहता है। तो ये थर्ड पार्टी एजेंसियाँ होती हैं जो बैंकों द्वारा हायर की जाती हैं ATM सुविधा देने के लिए। तो ये जो है बैंक द्वारा जारी ही नहीं किया जाता है, केवल नाम अपना छापा हुआ होता है। तो ऐसे में वो पुराना वाला ही चलेगा जब तक उसकी एक एक्सपायरी डेट होगी। जब वो आपका कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, जब आप नए डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपको दूसरा नाम छपा हुआ मिल जाएगा, लेकिन नीचे जो है रुपए या फिर वीज़ा वही रहेगा। अब बात कर लेते हैं चेकबुक का। चेकबुक वालों का क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा कि चेकबुक जो है पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब कि अगर पुराना चेकबुक अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो वो इनवैलिड हो जाएगा और उसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने गलती से पेमेंट कर भी दिया तो वो जो चेक है वो रिजेक्ट हो जाएगा और वापस आपके पास आ जाएगा। क्योंकि कुछ सिक्योरिटी फीचर ऐसे होते हैं चेकबुक में जो कि मैग्नेटिक स्ट्रिप्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं, तो वो वहाँ पर अब ऑटोमेटिकली जो है जैसे ही बैंक आपका मर्ज हुआ, जब पूरी तरीके से माइग्रेट हो गया तो आपका जो चेकबुक है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, तो उसका कोई भी वैलिडिटी रहा नहीं है। तो ऐसे में अब आपको चाहिए कि अगर आपको चेकबुक का इस्तेमाल करना है तो आपको जो है अपना नया ब्रांच जाना होगा, वहाँ पे आपको एक फ्रेश चेकबुक के लिए अप्लाई करना होगा और उसके बाद ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों बात रही इंटरनेट बैंकिंग की और उसके बाद पासवर्ड का, फ़ोन बैंकिंग का, तो वो सारा कुछ आपका एज इट इज़ ही रहेगा। लेकिन फ़र्क ये है कि पहले आप किसी और वेबसाइट पर लॉगिन करते थे, अब आपको किसी और वेबसाइट पर लॉगिन करना है जो आपका नया बैंक है। बाकी आपका आईडी और आपका पासवर्ड सेम वैसे ही रहेगा। इसके अलावा अगर किसी और तरीके का अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई और कंफ्यूजन है आपके मन में, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जाओ क्वेश्चन करो। अगला वीडियो आप ही के चॉइस पे, आप ही के डाउट्स पे, आप ही के क्वेश्चंस पे होगा। सो दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।